Hello students, in my last video in which zero order reaction जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने टाइम कैलकुलेट किया था। टाइम T34 क्या होगा और T75% कंप्लीशन। तो वो वहाँ पर थोड़ा गलत सॉल्व हो गया है, उसको जरा करेक्ट कर लें। So for zero order reactions we know very well C naught minus Ct is equal to Kt. Okay. When reaction is completed 75%, 75% अगर complete हो जाएगी तो it means जो after time 3-4 जो remaining concentration होगी Ct वो कितनी रह जाएगी घट के 25%। means the value of Ct will be 25% of this। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें तो दिस कम्स इक्वल टू कि अब ये जो T है वो कहलाएगा 75%। तो ये सॉल्व करेंगे तो T 75% और T34 विल बी इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस कम्स इक्वल टू 75/100। तो ये आ जाएगा तो इसको अगर हम देखें तो ये इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन 3 C0/4 K means that is equal to 3/2 C0/2 K। और C0/2 के क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ पीरियड। सो T 75% will equal to 3/2 into T 55%। So this will equal to 1.5 times T 50%। तो इस रिलेशन को भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हाफ लाइफ पीरियड किसी भी रिएक्शन का गिवन है आपको और उसका 75% टाइम गिवन है तो आप चेक कर लें क्या 75% टाइम हाफ लाइफ का 1.5 टाइम्स है। तो अगर वो 1.5 टाइम्स है तो इट मीन्स रिएक्शन मस्ट बी जीरो ऑर्डर। ओके, ये चीज सिर्फ इसी के लिए ट्रू होगी और किसी के लिए। तो ये करेक्शन कर लेना, जो लेक्चर लास्ट था वहां पर एक्चुअल में वो वैल्यू 25% के लिए निकालेगी। टी उस लेक्चर में जो कैलकुलेट हो गया है वो 25% के लिए कैलकुलेट हो गया। ओके, अब देखिए जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन, मान लीजिए A gives products, it is a nth order reaction। अगर ये nth ऑर्डर रिएक्शन है सो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा माइनस डी ए बाई डी टी ओवर
is equal to K times concentration of A raised to the power n। हमने अज्यूम किया है काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन क्या है n। यहाँ पर एज्यूम करके करना है वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1, और ये सभी के लिए ट्रू होगा लेकिन n बराबर 1 के लिए नहीं, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए नहीं। अगर हम इसको सॉल्व करें माइनस डी ओवर ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू k टाइम्स डी टी। अब टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t तक इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t, तो ये इंटीग्रेट होगा टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t, तो टाइम t इक्वल टू 0 में लेट कंसंट्रेशन ए नॉट है और टाइम t पे लेट कंसंट्रेशन ए टी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो इसका इंटीग्रेशन 1/x की पावर n है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन करके आ जाएगा, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, और साइन निगेटिव है तो लिमिट पलट दें, ए नॉट ऊपर कर दें, ए टी नीचे कर दें, दैट इज इक्वल टू के डी टी इंटीग्रेशन होता है टी, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो टी आ जाएगा, टी बराबर टी रख लिया और एक बार टी बराबर 0 तो के टी। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें सो के टी विल इक्वल टू ए नॉट कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन माइनस ए टी कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन। तो एक जनरल रिलेशन आ गया nth ऑर्डर रिएक्शन का। ध्यान से देखिए, अब आप यहां से देखिए ये nth ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट k, तो जो हमने निकाला था 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, देखिए वो वैल्यू आ जाएगी, चेक करिए। इफ n इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू अगर हम 0 यहाँ पर पुट कर दें तो वैल्यू देखिए क्या निकल रही है, k इंटू टी बराबर ए नॉट कंसंट्रेशन माइनस ए टी कंसंट्रेशन, यही तो निकाला था हमने, सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। अगर आपको ध्यान हो ये रिलेशन हम लोगों ने ड्राइव किया तो उसी के इक्वल है। तो ये रिलेशन वैलिड होगा ऑलवेज, लेकिन n1 के लिए नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए चीज वैलिड नहीं होगी। तो ये रिलेशन आप माइंड में रखेंगे फॉर एनी nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसी में देखिए हाफ लाइफ, half life period means T half or T 50%। तो अगर nth ऑर्डर रिएक्शन है, इफ इट इज कंप्लीटेड 50%, तो 50% अगर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ AT मस्ट बी इक्वल टू जो इनिशियल है उसका 50% हो जाए, मीन्स ए नॉट बाई 2। तो AT की वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें तो देखिए K इंटू टी हाफ will be equal to A naught concentration 1 minus n minus A naught concentration A naught by 2 power 1 minus n divided by 1 minus n।
इससे ए नॉट बाहर लें, ए नॉट कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन, ब्रैकेट में आया 1 माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई k टाइम्स 1 माइनस n, दैट इज टी हॉप और nth ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन हो उसके लिए टी हॉप की वैल्यू क्या आ गई, ये। अब आप देखिए ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, एन बी फॉर पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए वैल्यू ऑफ एन बी क्या रहेगी, फिक्स हो जाएगी। मींस ये होल थिंग क्या रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं टी हॉप प्रोपोर्शनल किसके निकल आया, इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस एन। ठीक है, तो यहां से जनरल चीज निकली कि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हें ध्यान हो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ पीरियड जब निकाला था यहां पर, वो रिलेशंस क्या था, टी हाफ बराबर सी नॉट बाई 2 के। तो आप पुट करके देख लें, n बराबर 0 रख लें तो यही चीज आ जाएगी निकल के। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हाफ लाइफ पता हो टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो हम उसका क्या बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही मींस टी हाफ फर्स्ट कंसंट्रेशन इनिशियल के रिस्पेक्ट में और टी हाफ सेकेंड इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू ए नॉट मींस इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट और एक बार इनिशियल कंसंट्रेशन ली सेकेंड, इसकी पावर 1 माइनस एन। तो इस रिलेशन का उपयोग करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एन। तो ये जनरल रिलेशन माइंड में रखेंगे फॉर एनी nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ओके, अब देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है the following data were obtained at a certain temperature for decomposition of ammonia in contact with tungsten। उसको आप नोट डाउन कर लें। The following data were obtained at a certain temperature for the decomposition of ammonia in contact with tungsten। तो डाटा गिवन है P प्रेशर एटीएम में 50, 100, 200 and relative T हॉप की वैल्यू गिवन है 3.64, 1.82, 0.91। Find the order of reaction. Find order of reaction ये हमको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन हुआ होगा अमोनिया का in the presence of tungsten like this way। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, ये डाटा दे रहे हैं।
तो ध्यान दें, अगर प्रेशर ये लेके चले तो टी हाफ ये है, अगर प्रेशर ये लेके चले तो टी हाफ ये, प्रेशर ये लेके चले तो टी हाफ ये। तो हम यूज कर सकते हैं रिलेशन वही जो भी हमने देखा। तो यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, इसी को ये एज्यूम करेंगे, इस पर ये हो रहा है, इस पर ये, इस पर ये। तो यहाँ पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्रेशर पी के। मीन्स तो किन्हीं दो को कंपेयर कर लें तो टी हाफ फर्स्ट और टी हाफ सेकेंड will equal to pressure first, pressure second, power 1 minus n। तो देखिए टी ऑफ 3.64 डिवाइडेड बाई 1.82 इज इक्वल टू पी 50 over 100 power 1 minus n। इसको हम सॉल्व कर लें तो ये लगभग 2 टाइम्स आ रहा है, मीन्स 2 की पावर 1। और यहां पर देखें इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर n माइनस 1। तो इसलिए n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो n विल इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कैलकुलेट हो गए 2। आप इनको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, तब भी आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, तब भी आंसर वही निकलेगा, n इक्वल टू 2। इन जनरल अभी हमने देखा कि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से देखेंगे इस चीज को, टी हाफ फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 माइनस n। क्लियर? अब देखिए इफ n इज इक्वल टू 1 कर दें, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे तो ये रेज टू पावर क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 1। मतलब टी हाफ जो होगा वो इनडिपेंडेंट हो जाएगा, कांस्टेंट निकलेगा भाई। तो ध्यान रखना है और इसके रिस्पेक्ट में टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकल के आ गया, एक्चुअल में ए नॉट रेज टू पावर 0 मीन्स 1 मीन्स कांस्टेंट। इससे क्या हो गया, फंक्शन इनडिपेंडेंट हो गया। तो ये पॉइंट हम माइंड में रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन अगर हमसे ये बोले द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी रिएक्टेंट ए is independent from its initial concentration, it means order with respect to reactant A is 1। ये हमेशा माइंड में रखना, अगर हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है किसी भी रिएक्टेंट का, ओके, तो इट मींस उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो ऑलवेज 1 होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, यूनिट ऑफ के। अगर हमें रेट कांस्टेंट के की यूनिट पता हो तो भी हम ऑर्डर बता सकते हैं आसानी से। कैसे? हमें पता है कि रेट जो होता है for any nth order reaction is equal to k times concentration of A raised to power n। ठीक है, तो k will equal to rate
डिवाइडेड बाई ए कंसंट्रेशन पावर n। अब हमें लिखनी है यूनिट ऑफ की। तो देखिए यूनिट ऑफ की क्या होगी, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर टाइम। मीन मोल पर लीटर का क्या मतलब हो गया, मोलैरिटी m टाइम इनवर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई मोलैरिटी पावर n। तो देखिए सॉल्व हो गया, मोलैरिटी 1 माइनस n टाइम इनवर्स। इस कैपिटल एम से मतलब क्या है, मोल पर लीटर। इसको अगर मोल के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करें तो हम बोल सकते हैं मोल पावर 1 माइनस है लीटर n माइनस 1 लिखना पड़ेगा टाइम इनवर्स। तो देखिए जनरली हमें यूनिट पता होती है अगर के की, तो हम बता सकते हैं उसका ऑर्डर। इफ n इक्वल टू 0, तो देखिए यूनिट ऑफ के क्या निकल के आएगी, मोल, मोलैरिटी की यूनिट मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, n इक्वल टू 1 टाइम इनवर्स, n इक्वल टू 2 मोलैरिटी इनवर्स टाइम इनवर्स, n इक्वल टू 3 मोलैरिटी minus 2 time inverse. So if you know the unit of K, these are unit of K. अगर हमें यूनिट ऑफ K पता है तो हम बता सकते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर है तो K की यूनिट क्या होगी, दिस। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो K की यूनिट टाइम इनवर्स, लाइक दिस। तो इफ वी नो द यूनिट ऑफ K तो हम बता सकते हैं उसका ऑर्डर भी क्या है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, let us assume A gives products is a first order kinetics। ये जो काइनेटिक्स है अपने आप में कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एट टाइम t इक्वल टू 0 लेट अस अज्यूम इट्स कंसंट्रेशन इज A, प्रोडक्ट की क्या होगी 0। एट एनी टाइम t लेट x से कंसंट्रेशन इसकी कम हो गई, ये अपना बढ़ गई होगी। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर लें किससे, A नॉट से, और इसको रिप्रेजेंट कर लें AT से, तो देखिए इसके रेट को अगर हम एक्सप्रेस करें माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ए कंसंट्रेशन पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए, डी ए बाई ए कंसंट्रेशन इक्वल टू के टाइम्स डी टी, ये निगेटिव साइन। टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू t तक देख लें, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन क्या है, AT, सॉरी A नॉट, और टाइम t पे कंसंट्रेशन AT। इंटीग्रेशन dx बाई x क्या होता है, ln x, तो माइनस ln a, लिमिट साइन निगेटिव है तो लिमिट हम पलट दें, a नॉट AT विल इक्वल टू k, ये सॉल्व करोगे t, इसमें लिमिट अप्लाई कर दें तो रेट कांस्टेंट k निकल के आएगा 1 ओवर t ln a नॉट ओवर AT
दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस एक्स, क्यों भाई, ये आएगा रिलेशन। ln का मतलब होता है log बेस ई, log बेस ई मतलब नेचुरल लॉग बोलते हैं, और log बेस ई को अगर हमें कन्वर्ट करना होता है log बेस 10 में, क्योंकि हमारी log टेबल होती है बेस 10 पे, तो log बेस ई से जब हम log बेस 10 में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 t log, अब ये log जैसे ही लिखते हैं तो ये बेस 10 पे आता है, ये अंडरस्टूड है। ए नॉट over 80 concentration means A upon A minus X, वही सेम चीज। तो ये जनरल रिलेशन आ गया रेट कांस्टेंट K का फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आप देख सकते हैं यूनिट क्या निकलेगी, टाइम इनवर्स, वही फाइंड आउट भी करी थी हमने यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। यूनिट ऑफ के क्या थी, टाइम इनवर्स। अब देखिए कुछ ग्राफ, इस रिलेशन को अगर हम एक्सप्रेस करें log 80 वर्सेस करके देखें, तो इसको अगर हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं log 80 विल इक्वल टू, ये आएगा log 80 माइनस log a नॉट माइनस log 80 करके आएगा। तो log 80 की वैल्यू जो होगी इक्वल टू निकल आएगी KT log a नॉट माइनस KT डिवाइडेड बाई 2.303। ये आ जाएगी भाई K इंटू टी डिवाइडेड बाई 2.303, ये बराबर हो जाएगा log a नॉट बाई 80। इसको लिख सकते हो log a नॉट माइनस log 80, log 80 को इधर लाओ और इस वैल्यू को इधर ले आओ। अगर हम इसको कंपेयर कर लें y इक्वल टू mx प्लस c से, मीन्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करें log 80 वर्सेस टाइम t, तो देखिए m क्या है, स्लोप, स्लोप कैसा है, निगेटिव, इसकी वैल्यू क्या है माइनस के अपॉन 2.303, तो ये यहां से जाएगा, और ये जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, और ये यहां कट करेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट सी, मींस log a नॉट। तो log 80 वर्सेस टाइम t, अगर कोई ग्राफ खींचा गया वो स्ट्रेट लाइन है विद नेगेटिव स्लोप एंड इंटरसेप्ट, तो ध्यान रखना वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होगी। अब और देखिए ग्राफ, अगर हम इस रिलेशन को और सिंप्लीफाई करें, KT इज इक्वल टू ln a नॉट बाई 80, ये होता है log बेस e, लगे ऐसे, तो कह सकते हैं a नॉट बाई 80 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर KT, और इसको अगर हम पलट दें 80 बाई a नॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर माइनस KT।
AT की वैल्यू निकल के आई कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T इज इक्वल टू A नॉट e raised to the power minus AT. तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, y इक्वल टू e टू द पावर x का जो ग्राफ होता है, ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा और ये जो कट आएगा दैट इज ए नॉट। तो ये रिलेशन भी माइंड में रखना है, एटी इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू दी पावर माइनस एटी। अब देखिए कैलकुलेट fraction of A डिकम्पोज, कितना फ्रैक्शन ए का डिकम्पोज हुआ है। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ यूनिट, कितना यूनिट का पार्ट कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट। तो मीन्स हमको वैल्यू किसकी चाहिए, शुरुआत में थी कितनी कंसंट्रेशन ए नॉट और घट के कितनी रह गई ए टी। तो डिकम्पोज कितना हुआ ए नॉट माइनस ए टी, ये अमाउंट चला गया जब अमाउंट कितना था ए नॉट। तो फ्रैक्शन कितना हो गया ए नॉट माइनस ए टी, ये एक्स हो गया डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स मीन्स टोटल कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन में कमी है, डिवाइड कर दिया टोटल से, तो ये कहलाएगा फ्रैक्शन ऑफ ए डिकम्पोज। तो ये वैल्यू है कितनी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इधर देखिए यहां से इसको निकाल सकते हैं। ये जो रिलेशन है दोनों तरफ माइनस कर दें, इधर भी प्लस वन कर दो, इधर भी प्लस वन कर दो, तो सॉल्व करें तो निकल के आएगा ए नॉट माइनस ए टी ओवर ए नॉट दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर के टी। आप देख सकते हैं ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, एक्स जो डिकम्पोज हुआ है, कंसंट्रेशन में कमी आई ओवर ए नॉट। तो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ ए डिकम्पोज्ड, तो 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी। तो ये भी माइंड रखना, सीधे डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, ऑप्शंस दे रखा होगा। अब बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड मींस टी हाफ और टी 50%। तो व्हेन टाइम टी इक्वल टू टी हाफ इट मीन्स रिएक्शन इज कंप्लीटेड 50%। अगर रिएक्शन कंप्लीटेड हुई है 50%, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए टी विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई टी। मतलब वो टाइम जिस पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए, आधी हो जाए, उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड।
तो कंसंट्रेशन क्या होगी टी। आप अब ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें रेट कांस्टेंट के रिलेशन में, तो टी हॉप विल इक्वल टू 2 सॉरी मैं एल एन के टर्म्स में लिख रहा हूं, 1/k ln a नॉट बाई 2, ये सॉल्व हो गया आएगा 2, तो ये रिलेशन आया निकल के टी हॉप ln 2/k, और ln 2 को हम लिख सकते हैं 2.303 log 2 ओवर k, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 0.693 ओवर k। तो इस रिलेशन का हम उपयोग करेंगे टी हॉप कैलकुलेशन के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो तुम ध्यान से देख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सब कांस्टेंट आ रहे हैं, मींस half life period for first order reaction is independent from the concentration of reactant, means initial concentration से या concentration से totally क्या है, independent है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि इस रिएक्टेंट ए का हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन से, तो आंख बंद करके समझ जाना उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, फर्स्ट। अब आगे देखते हैं, तो ये रिलेशन हो गया हाफ लाइफ पीरियड अब एक सिचुएशन दे रहे हैं कि कैलकुलेट टाइम टेकन और 75% completion of reaction, D 99.9% completion of reaction in terms of half life। तो देखिए ए when reaction is completed 75%, अगर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाएगी तो इट मींस आफ्टर 75% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विल बी कितनी रह जाएगी, 25%। जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका 25%। तो ये वैल्यू इसको रख दें रेट कांस्टेंट के रिलेशन में, तो T 75% विल बी इक्वल टू 1/k ln A नॉट डिवाइडेड बाई A नॉट बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 इधर आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ln 2 डिवाइडेड बाई k, और ln 2 डिवाइडेड बाई k को हम लिख सकते हैं क्या, टी हॉप। तो 2 टाइम्स टी हॉप मीन्स T 50%। तो ध्यान दें, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% रिएक्शन if 2 times of T hop, then kinetic must be first order। जीरो ऑर्डर में क्या निकला था, टाइम T 75% का 1.5 टाइम्स T हॉप, यहां पर क्या निकल रहा है 2 टाइम्स ऑफ T हॉप। तो 1.5 टाइम्स था तो जीरो ऑर्डर बोल सकते हैं, और यहां पर 2 टाइम्स ऑफ T हॉप है तो हम बोल सकते हैं क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो इस रिलेशन को देख के भी आप तुरंत ऑर्डर बता सकते हैं।
और बी 99.9% अगर कंप्लीशन हो जाए रिएक्शन, देन द वैल्यू ऑफ AT विल बी, तो इतनी तो कंप्लीट होगी, तो बची कितनी 0.1%, तो 0.1/100 ये रिमेनिंग है। मीन्स दिस, तो ये वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे रिलेशन में, तो T 99.9% विल बी इक्वल टू 1/K ln A नॉट बाई दिस, ये नेचुरल लॉग बेस ई पे है, ये आ जाएगा 1000, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3, तो 3 का बाहर आ जाएगा। तो ध्यान दें 3, इसको मैं अलग में लिख दे रहा हूं लॉग बेस 10 पे, 2.303 लॉग 10⁻3। अब ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, log 10 1 होता है। तो इसको अगर मैं लिखूं ऐसे, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये वैल्यू जो है 0.693 तो था बाई के टी हॉप, तो लगभग टी हॉप के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं T 99.9% जो होगा फर्स्ट ऑर्डर का 10 टाइम्स ऑफ टी हॉप। तो इससे ये अगर डाटा मैच करता है तो भी हम बोल सकते हैं काइनेटिक्स कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर की है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए कुछ हम स्ट्रेटजी लेंगे। मान लो E gives B and C. Now let us assume this gaseous phase reaction is a first order kinetics। हमने मान लिया है इसकी जो काइनेटिक्स है वो कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इस के रिगार्डिंग हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन हो, कुछ एक्सपेरिमेंट हमें गिवन हो, और विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। तो जनरली इसके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, कोई भी गैसियस फेज रिएक्शंस होती है तो वो टाइम वर्सेस प्रेशर के टर्म्स में गिवन होते हैं। ठीक, तो ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो पहले इन जनरल हम कोई भी गैसियस फेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इन जनरल कोई भी रिएक्शन है तो उसके लिए हम बना लें नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में कुछ लाइन। मींस टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या मोल्स की सिचुएशन है, एनी टाइम t पे क्या है, और इनफाइनाइट टाइम t पे क्या है। तो हमने लेट मान लिया कि टाइम t इक्वल टू 0 पे जो मोल्स हैं वो ये हैं, ये 0, और एट एनी टाइम t मान लेते हैं ये x मोल डिकम्पोज हो गया, तो बचा कितना a माइनस x
एक्स अकॉर्डिंग स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन, और टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट की अगर हम बात करें तो इंटायर ए इज कन्वर्टेड इनटू बी एंड सी, तो ये बचेगा नहीं, ये मान के चलेंगे पूरा का पूरा। लेकिन जनरली कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है, एज्यूम किया है इनफाइनाइट के रूप में, तो ये क्या आ जाएगा ए और ए अकॉर्डिंग स्टाइकोमेट्री। क्योंकि 1 मोल जब ये टूटता है तो ध्यान दो 1 ही मोल ये मिलता है और 1 मोल ये, मीन जितने भी मोल इसके टूटेंगे उतने ही मोल इसके बनेंगे, उतने ही मोल इसके। जैसे यहाँ पर x मोल अगर ये डिकम्पोज हुआ है तो x मोल b बना है और x मोल c, यहाँ पर पूरा पूरा डिकम्पोज मान लिया a, तो a मोल ये बना है और a मोल b। ये जनरल हमने सिचुएशन बना ली क्वेश्चन करने के लिए, ये सभी के लिए होगा, कोई भी केस हम स्टडी कर रहे हैं। और ये मान के चल रहे हैं काइनेटिक्स कैसी है इस गैसियस फेज रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर, ये गिवन होगा क्वेश्चन। अब मान लीजिए आपको केस गिवन हो कुछ ये पहली सिचुएशन देते हैं, केस फर्स्ट मीन्स टाइम गिवन हो और गिवन हो प्रेशर ऑफ ए गैस ओनली, सिर्फ ए गैस ओनली का प्रेशर ए का, टाइम टी इक्वल टू 0 पे गिवन हो पी नॉट और एनी टाइम टी गिवन हो पी टी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ पी नॉट एंड पी टी। तो देखिए ये जनरल हमने बना लिया एज्यूम करके मोल्स के रिस्पेक्ट में। आप समझना ये जो गैसियस फेज रिएक्शंस हैं उसमें जो मोल्स होते हैं दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मींस ये किसी फिक्स्ड वॉल्यूम के कंटेनर में रिएक्शन हो रही होगी तो वहां पर टी की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, वी की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। तो जो मोल्स होंगे वो प्रेशर के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर ऑफ ए गिवन है टाइम टी इक्वल टू 0 पे कितना, पी नॉट। तो ये हमें बता क्या रहा है कि टाइम टी इक्वल टू 0 पे जितने भी मोल होंगे ए के वो प्रोपोर्शनल होंगे इस प्रेशर के। तो देखिए मोल ऑफ ए है कितनी, ए टाइम टी इक्वल टू 0 पे, ये प्रोपोर्शनल हो गए किसके, पी नॉट के। एनी टाइम टी प्रेशर कितना है ए का, पी टी। तो ये जो प्रेशर है किसी टाइम टी पर, दिस मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। तो देखिए मोल ऑफ ए कितने आफ्टर टाइम टी, ए माइनस एक्स। तो हम कह सकते हैं ए माइनस एक्स, ये जो मोल है वो प्रोपोर्शनल होंगे किसके, पीटी के। अब हमने ये मैथमेटिकली निकाल लिया तो इससे हम बोल सकते हैं ए अपॉन ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या निकाल है, पी नॉट बाई पी टी। तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ए नॉट अपॉन ए माइनस एक्स, मतलब ए अपॉन ए माइनस एक्स, मतलब ए नॉट बाई ए टी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ पी नॉट बाई पी टी। तो रेट कांस्टेंट के रिलेशन में इसके प्लेस में हम ये ले सकते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट के का रिलेशन क्या होगा, के विल बी इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग पी नॉट ओवर पी टी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये पहली सिचुएशन दी हमने। अब एक लेते हैं सेकंड सिचुएशन। मान लो एक्सपेरिमेंटल डाटा ऐसा ना गिवन हो, कुछ ये गिवन हो। अब क्वेश्चन बोले कि हमें जो पता है टाइम टी और इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर किसका, बी एंड सी गैस, कंबाइंड प्रेशर बी एंड सी का गिवन है। तो किसी टाइम टी पर हमें प्रेशर गिवन है लेट पी टी और इनफाइनाइट टाइम पे गिवन है लेट पी इनफाइनाइट। तो बोल रहा है बताइए रेट कांस्टेंट के का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ पी टी एंड पी इनफिनिटिव क्या होना चाहिए। अब देखिए पीटी एंड पी इनफिनिटिव के टर्म्स में रिलेशन आएगा क्या, कॉन्सेप्ट वही चलेगा। टाइम टी पर
टोटल मोल्स बी और सी के कितने हैं, तो टाइम टी पर टोटल मोल्स ऑफ बी एंड सी देखिए x प्लस एक्स मतलब 2x, तो ये बड़ा प्रोपोर्शनल होंगे प्रेशर ऑफ बी एंड सी आफ्टर टाइम टी। तो कह सकते हो 2x प्रोपोर्शनल टू पीटी। और इनफाइनाइट टाइम पे बी और सी के कितने मोल हैं, a प्लस ए का मतलब क्या हो गया 2a। तो ये टोटल मोल्स प्रोपोर्शनल होंगे प्रेशर एट इनफाइनाइट टाइम। पी इंफिनिटी मींस 2a प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पी इंफिनिटी। अब देखिए हमें a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करें, इससे इसको घटा दें। तो देखिए 2 को कॉमन ले लें, 2a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल निकलेगा p इंफिनिटी माइनस पीटी। अब आप क्या करिए, इससे इसको डिवाइड कर दें। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ गया रिलेशन, a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू p इंफिनिटी डिवाइडेड बाई p इंफिनिटी माइनस पीटी। तो ये हो गया a नॉट, ये हो गया 80। तो a नॉट बाई 80 के प्लेस में हम ये लिख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट k का रिलेशन क्या आ गया यहाँ पर 2.303 ओवर t log p इंफिनिटी डिवाइडेड बाई p इंफिनिटी माइनस पीटी। ठीक है, तो ये सेकंड सिचुएशन है। अब एक थर्ड सिचुएशन लेते हैं। अब क्वेश्चन बोले किसी टाइम टी पर प्रेशर गिवन है और फाइनल प्रेशर गिवन है, मतलब इनफाइनाइट टाइम में ऑल गैसियस कंपोनेंट मींस ए बी सी। तो किसी टाइम टी पर प्रेशर गिवन है और आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम पे गिवन है। इसी सेम सिचुएशन के लिए अब निकालना है आपको रेट कांस्टेंट के का रिलेशन अगेन इन टर्म्स ऑफ पीटी एंड पी इंफिनिटी। तो फिर आइए वही काम, एट एनी टाइम टी टोटल मोल्स ऑफ गैसियस स्पेसीज कितने हो गए। अब ए को भी देखना है, बी को भी देखना है और सी को भी देखना है। तो मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी कुल कितने हो गए मोल, ए प्लस एक्स। तो दिस ए प्लस एक्स मोल्स प्रोपोर्शनल किसके निकलेंगे, पीटी के। और इनफाइनाइट टाइम पे टोटल मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितने हो जाएंगे, 2a। ये प्रोपोर्शनल किसके निकलेंगे, पी इंफिनिटी। अब देखिए इससे इसको बढ़ा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यू a माइनस एक्स की। तो a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल आ जाएगा p इंफिनिटी माइनस पीटी। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए, a अपॉन a माइनस एक्स चाहिए तो आएगा 2a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू p इंफिनिटी अपॉन p इंफिनिटी माइनस पीटी। तो ये 2 नीचे चला जाएगा, मींस a अपॉन a माइनस एक्स जो होगा इक्वल टू निकल के आएगा p इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 2 p इंफिनिटी माइनस pt। तो ये हो गया a नॉट, ये हो गया 80। तो रेट कांस्टेंट k के रिलेशन में हम इसके प्लेस में ये चीज रख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 2.303 ओवर t log p इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 2 p इंफिनिटी माइनस pt।
तो अगर कोई भी गैसियस स्टेज रिएक्शन दी जाए और आपको प्रेशर के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको मैथमेटिकली इस ढंग की टेबल में अरेंज कर लो या समझ लो और फिर आप इस ढंग से रिलेट कर लें तो इजीली कर सकते हैं। तो एक मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, आप जरा ट्राई करें। तो एक सिचुएशन मैंने दी आपको, ये आर्सीन गैस है, डिकम्पोज एज आर्सेनिक एंड हाइड्रोजन assuming first order reaction और गिवन है आपको डाटा टाइम t इक्वल टू t और इनफाइनाइट टाइम t पे प्रेशर Pd तो रेट कांस्टेंट के आपको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ Pt एंड P इंफिनिटी। क्वेश्चन ऐसा बोलेगा द प्रेशर ऑफ दिस decomposition of arsine gas at time t is this and very long time, after very long time pressure is this। ये मेंशन नहीं करेगा किसका है प्रेशर, ये आपको समझना है। किसी टाइम t पर प्रेशर बोल देगा और वेरी लॉन्ग टाइम पर बोल देगा प्रेशर। अब आपको रेट कांस्टेंट के मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर है मानना है, आपको रिलेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ Pt एंड P इंफिनिटी। सोचिए, तो देखिए फर्स्टली यू हैव टू राइट रिएक्शन जैसा मैंने लिखी थी, उस ढंग से उसको अरेंज कर लें। टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लो ये मोल है, ये जीरो एट एनी टाइम t मान लो ये x मोल डिकम्पोज हो गया तो ये x, ये 3/2x और वेरी लॉन्ग टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम पे ये पूरा का पूरा डिकम्पोज तो ये आ जाएगा अकॉर्डिंग स्टोइकियोमेट्री ए और ये आ जाएगा 3/2a। अब ये करने के बाद जो भी मैंने समझाया उसको अप्लाई करिए। टाइम t पर प्रेशर कितना है Pt, तो टाइम t पर कितने मोल्स हैं चेक कर लें। तो टाइम t पर अगर हम टोटल मोल्स देखें तो दिस प्लस दिस मीन्स a माइनस एक्स प्लस 3/2x, ये टोटल मोल्स हो गए। ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए किसकी, Pt के। और इनफाइनाइट टाइम पे कितने मोल हो गए, ये प्लस ये a प्लस 3/2a मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू P इंफिनिटी। और इनको हम सॉल्व करेंगे a और a अपॉन x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटे ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्यों गलत हो गया, जबकि कॉन्सेप्ट एकदम सही है। जो हमने पहले काम किया था वो यहां पर भी किया है। कहां पर गलती हो रही है हमसे ध्यान दें। ये रिलेशन अप्लाई होता है गैसियस फेज के मॉलिक्यूल्स के लिए, मतलब गैसेस के लिए मोल्स होते हैं प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहां पर हमें ये चेक करना होगा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उसमें कोई सॉलिड तो नहीं है,
तो ध्यान दो यहां पर AS का जो फेज लिखा हुआ है क्या है, सॉलिड, मतलब इसके मोल को आपको कंसीडर नहीं करना है जिस समय हम प्रेशर को कंपेयर कर रहे हैं मोल के साथ, तो इसके मोल्स को हमें छोड़ देना है। मींस ये मोल प्लस ये मोल प्रोपोर्शनल होंगे पीटी के, मतलब A माइनस एक्स प्लस 3/2x ये प्रोपोर्शनल है किसके, पीटी के। तो इसी को सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स, तो 3/2 का मतलब हो गया 1.5x, तो एक निकल गया तो आ जाएगा a प्लस x/2। अब यहां पर देखो इस a को छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ लेना पड़ेगा 3/2a। 3/2a ये प्रोपोर्शनल है किसके, p इंफिनिटी के। अब हमें वैल्यू तो चाहिए किसकी, a/a माइनस एक्स, तो a तो यहां से आ जाएगा, लेकिन a माइनस एक्स भी तो हमें चाहिए, तो a माइनस एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे। तो ध्यान दो इससे अगर हम इसको घटा दें, इससे इसको घटाएंगे तो ये एक प्रकार से क्या 1.5 ही तो है, तो 1.5 से एक घट गया तो 0.5 ही आया, तो 0.5a माइनस x/2 मतलब a/2 माइनस x/2, तो ये आ जाएगा क्या a माइनस x/2। ये प्रोपोर्शनल निकाला आएगा किसके, p इंफिनिटी माइनस pt। ध्यान दो इससे इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही तो आएगा कैलकुलेटर पे। भाई ये 1.5a है तो 1.5a से a घट गया तो 0.5a, 0.5a का मतलब हुआ a/2, फिर माइनस x/2, तो 2 कॉमन ले लिया तो a माइनस x/2 ये निकल के आ गया। तो a ये है a माइनस x, तो ध्यान दो यहां से निकल आएगा a/a माइनस x, तो a/a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जिस समय इसको करेंगे तो ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, इसके नीचे भी 2 इसके नीचे भी 2, और ये 3 इधर आ जाएगा मल्टीपल में, p इंफिनिटी डिवाइडेड बाई 3, तो हम बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट के का रिलेशन क्या है 2.303/t log p infinity divided by 3 times p infinity minus pt। तो इस दिन के क्वेश्चन में बस ये इंपॉर्टेंट चीज हमें माइंड में रखनी है, जो भी गैसियस फेज रिएक्शंस आपको दी जा रही है कोई इसमें सॉलिड तो नहीं है, अगर सॉलिड है तो उस पर ध्यान दीजिएगा, उसके मोल को प्रेशर में इन्वॉल्व मत करिएगा, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी कोई भी गैसियस फेज रिएक्शन हो, मतलब डिकम्पोजिशन हो किसी भी रिएक्टेंट का गैसियस फेज में, एज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब एक अनदर केस लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, decomposition of H2O2 is a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है गिवन होगा क्वेश्चन में, विच कह सकते हो इज स्टडी अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। तो इसके रिगार्डिंग एक आपको टेबल गिवन होगी, टाइम वॉल्यूम ऑफ KMnO4 used in ml।
तो ये आपको टाइम टी इक्वल टू 0 पे गिवन होगा वी नॉट खर्च हो रहा है, और एनी टाइम टी गिवन होगा वी टी। तो बोलेगा रेट कांस्टेंट के का रिलेशन बताइए इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड वी टी। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस डिकम्पोजिशन इज स्टडीड अगेंस्ट KMnO4 solution. The volume of KMnO4 solution used at time t equal to 0 is V naught, any time t is Vt. तो find out the rate constant K in terms of V naught and Vt. तो देखिए H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो we know very well split into H2O and O2. तो वेरी बिगिनिंग टाइम t इक्वल टू 0 ये होगा 0। एट एनी टाइम t लेट x मोल इसके डिकम्पोज हो गए, तो ये x आ जाएगा और ये x बाई 2। अब हमें रिलेशन चाहिए a अपॉन a माइनस एक्स का इन टर्म्स ऑफ v नॉट एंड vt। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा इसको समझना। पता क्या है बच्चों, मान लो ये H2O2 का एक सोल्यूशन है। अब ये जो H2O2 का सोल्यूशन है भाई, इसका कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ इसका कंसंट्रेशन मीन नॉर्मेलिटी होगी, कुछ इसका वॉल्यूम होगा, और इसमें ये डिसोसिएशन हो रहा है, मीन्स इस ढंग से डिकम्पोज हो रहा है। इसको तुम स्टडी करने चल रहे हो KMnO4 सोल्यूशन के साथ। तो जो KMnO4 का सोल्यूशन होगा वो किसी फिक्स्ड कंसंट्रेशन का होगा। मान लेते हैं N नॉर्मल का KMnO4 का सोल्यूशन है जिसके साथ हम स्टडी कर रहे हैं इसकी। तो इसका तुम्हें वॉल्यूम पता है भाई, क्या क्या लग रहा है। V नॉट खर्च हो रहा है टाइम t इक्वल टू 0 पे, और Vt खर्च हो रहा है टाइम t पे। ठीक, अब ध्यान दो, तुमने स्टोइकियोमेट्री पढ़ी होगी, उसमें रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ा हुआ है मोल 2 का जो था। ये अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, जिसमें सोल्यूशन के साथ हम टाइट्रेट करेंगे तो किसी का ऑक्सीडेशन करेगा ना। तो करेगा किसका ऑक्सीडेशन, इसका करेगा नहीं, इसका करेगा नहीं, H2O2 के साथ। तो H2O2 ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बिहेवियर होता है, लेकिन ये हमेशा बिहेव करेगा किस तरह, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, O2। तो जब ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा अर्थात KMnO4 इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो कह सकते हो मिलिक्विलेंट ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल टू द मिलिक्विलेंट ऑफ H2O2। ठीक, तो इसी के बेसिस पे जिस समय हम क्वेश्चन करते हैं, जो मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट एट टाइम t होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज। ध्यान देना, ये जो बात मैंने बोली है, मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट एट एनी टाइम t proportional to the volume of KMnO4 used at any time t। उसी टाइम t पर जितना वॉल्यूम यूज किया है उसके ही प्रोपोर्शनल लिख लेंगे। कैसे, इसी कॉन्सेप्ट से, मींस मिलिक्विलेंट ऑफ H2O2 ये बराबर होंगे मिलिक्विलेंट ऑफ KMnO4 के। तो कोई भी टाइम इंटरवल हो, तो टाइम t इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, टाइम t इक्वल टू 0 पे मिलिक्विलेंट इसके होंगे कितने, ये मोल है, मोल में n फैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ग्राम इक्विलेंट। ये ग्राम इक्विलेंट आ गया। अब ये जो ग्राम इक्विलेंट है, तो मिली इक्विवेलेंट बराबर मिली इक्विवेलेंट कर लो, या ग्राम इक्विवेलेंट बराबर ग्राम इक्विवेलेंट भी तो बोल सकते हो। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसके ग्राम इक्विवेलेंट। मान लो ये जो वॉल्यूम है ml में ना हो के लीटर में अगर होता तो ग्रामी इक्विवेलेंट तो होता मल्टीप्लाई करके n इंटू वी नॉट। अरे अजीम कर लो भाई, ये वॉल्यूम जो है वो लीटर में,
तो ग्राम इक्विवेलेंट। सिमिलरली एट एनी टाइम टी कितने मोल हैं, ए माइनस एक्स। इसका एन फैक्टर क्या है, एन हमने मान लिया, मान लो एन फैक्टर भी नहीं बताएं तो एन मान लो, तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे मोल में तो ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, बराबर क्या होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ के एन मोल आफ्टर टाइम टी। तो कितना वॉल्यूम लग रहा है भाई, वीटी, ये लीटर में मानो, तो एन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एन इंटू वीटी। तो देखो इससे इसको डिवाइड करो, ए अपॉन ए माइनस एक्स comes V naught by VD। तो निकला नहीं, मोल ऑफ H2O2 प्रेजेंट एट एनी टाइम T प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज, उसी के तो आ गया। तो कह सकते हो रेट कांस्टेंट K विल बी इक्वल टू 2.303 ओवर T log V naught by VT। ये रिलेशन आ गया। अब देखिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 in aqueous solution is a first order reaction। जैसा मैंने भी बोला था, हाउ कैन बी जस्टिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब फॉलोइंग डाटा क्या है, टाइम मिनट में दे रखा है एंड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड in ml to titrate definite volume of, लिख देते हैं, टू टाइट्रेट डेफिनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो देखिए एज ए टेबल गिवन है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे गिवन है भाई 25 ml लग रहा है, टाइम टी इक्वल टू 10 पे गिवन है 20, टी 20 पे गिवन है 15.7, 30 पे गिवन है 12.5। तो क्वेश्चन बोल रहा है भाई जस्टिफाई करिए अपने आंसर को कि काइनेटिक्स मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो बच्चों, अभी मैंने तुम्हें बताया कि रिलेशन होगा क्या, K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T log V नॉट बाई VT। अब देखिए यहां पर 3 डिफरेंट टाइम पे वॉल्यूम पता है आपको, तो 3 डिफरेंट के आ जाएंगे ना, और हमें जस्टिफाई करना है कि काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर है, तो इस टाइम पर के की वैल्यू, इस टाइम पर के की वैल्यू और इस टाइम पर के की वैल्यू हम देखेंगे और ऑलमोस्ट सेम, लगभग बराबर आएंगी, और अगर लगभग बराबर आती है तो वी कैन से काइनेटिक मस्ट बी फर्स्ट ऑर्डर। तो देखिए K1 हमने निकाले, तो K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.303 ओवर टी हो गया कितना 10 मिनट, log V नॉट 25 डिवाइडेड बाई VT 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू कम्स इक्वल टू, भाई मैं डायरेक्ट डाटा ले रहा हूं, मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा, 0.022 मिनट इनवर्स। ठीक है, अब देखिए दूसरा K2 एकदम सिमिलरली 2.303 ओवर टी का मतलब क्या हो गया 20 मिनट, लॉग ये हो गया V नॉट, VT अब ये ले लें 15.7, सॉल्व करें तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.023
minute inverse. Similarly for K3, 2.303 over 20 log 25 by 12.5 will equal to 0.023 मिनट इनवर्स। तो आप देख सकते हैं दी वैल्यू ऑफ के जो है आर ऑलमोस्ट सेम। तो कह सकते हो काइनेटिक्स जो है एज फर्स्ट ऑर्डर जस्टिफाई हो गया हमारा आंसर। और अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू के की देनी है, जितने भी टाइम पर के निकाला है उसका आप एवरेज दे दें, K1 प्लस K2 प्लस K3 और प्रिसाइसली कैलकुलेट हो जाएगा कि ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 है, ऐसे ही एक और स्ट्रेटजी है हाइड्रो lysis of ester in acidic medium assuming फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये होती भी है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी कि जब हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो वो काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो कोई भी एस्टर अगर हम ले लें, उसका एसिडिक मीडियम में अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक, तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो उसके लिए एक टेबल गिवन होगी, मतलब उस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर को है इज स्टडीड अगेंस्ट एल्कली, उसको हम ट्रीट करते हैं मतलब किसी एल्कली के रिस्पेक्ट में। जैसे H2O2 के सोल्यूशन को किसके रिस्पेक्ट में हमने टाइट्रेट किया था, KMnO4 के सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली यहां पर क्वेश्चन में गिवन होगा कि जो भी एस्टर है जिसका हमने हाइड्रोलिसिस किया है एसिडिक मीडियम में, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट कंसंट्रेशन जो हमने ली है इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट एन एल्कली लाइक NaOH, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइक बेरियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी एल्कली ले लेंगे उसके अगेंस्ट में टाइट्रेशन है। तो वॉल्यूम ऑफ एल्कली यूज्ड आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। तो ऐसे टेबल आपको गिवन होगी टाइम टी, टाइम वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एल्कली यूज्ड इन ml। हो सकता है एल्कली का नाम भी दे दें NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कुछ भी। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे बोलेगा V नॉट, टाइम टी पे बोलेगा भाई VT, और इनफाइनाइट टाइम पे बोलेगा तो V इंफिनिटी। ये गिवन होगा क्वेश्चन। अब आपको रेट कांस्टेंट K का रिलेशन निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ V नॉट, VT एंड V इंफिनिटी। ठीक है, तो देखिए कोई हम एस्टर एज्यूम कर लें, मैं यहां से लिख रहा हूं, फिर जो होगा मैं ऊपर थोड़ा लिखूंगा। एक एस्टर हमने ले लिया, मान लो एथाइल एसीटेट एग्जाम्पल के साथ, इसका हाइड्रोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो किसी भी एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट में हमेशा मिलेगा एसिड और एल्कोहल। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो एसिड बनता है और अल्कोहल। तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टाइम टी इक्वल टू 0, लेट मान लो इसकी कंसंट्रेशन ये थी और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, आपने पढ़ा होगा यानी कि इक्विलिब्रियम में। एट एनी टाइम टी मान लो इसके x मोल हाइड्रोलाइज्ड हो गए एस्टर के, तो बचे कितने,
ये x और टाइम t इक्वल टू इनफाइनाइट, ये पूरा खत्म, इससे मतलब नहीं। ए अब फिर वही चीज, ये जो एस्टर हाइड्रोलाइज कर रहे हैं इसको हम स्टडी कर रहे हैं अगेंस्ट, मतलब CH3 COO C2H5 का ये सोल्यूशन है, इसमें हमने वाटर मिलाया, साथ में कुछ एसिड लिया, ये कुछ है। इसके हाइड्रोलिसिस को हमने स्टडी किया है अगेंस्ट कोई एल्कली का सोल्यूशन है, मान लेते हैं यार वो सोल्यूशन है NaOH, इसकी कुछ नॉर्मेलिटी होगी है, तो इस नॉर्मेलिटी NaOH का कुछ कुछ वॉल्यूम लग रहा है, तो वही जो काम हमने किया था, तो सीधे हम यहां पर कर सकते हैं कि ये जो एल्कली है जिससे भी रिएक्ट करेगा इस मिक्सचर में, तो उसके मोल प्रोपोर्शनल होंगे वॉल्यूम ऑफ एल्कली यूज्ड के या रिक्वायर्ड के। तो हमें बस ये देखना है कि एल्कली एक्चुअल में किससे किससे रिएक्ट करते हैं। जैसे वहां पर हमने देखा था KMnO4 किससे रिएक्ट कर रहा था, H2O2 से, तो यहां पर हमें देखना है कि ये एल्कली एक्चुअल में किससे रिएक्ट कर सकता है, मतलब न्यूट्रलाइज कर सकता है किसको। तो ध्यान दो यार, सिंपल सी बात है, ये बेस है, तो बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से, तो यहां पर जो एसिड होगा उसी से करेगा। तो देखिए टाइम t इक्वल टू 0 पे कितना वॉल्यूम खर्च हो रहा है एल्कली का, V नॉट, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे जो भी मोल एसिड के मौजूद होंगे उसके ये प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे भाई देखो एसिड के कौन से मोल है, एसिड तो यार नहीं है, 0 है, ये अल्कोहल है, ये एस्टर है, तो गलत बात है, यहां पर लिखना चाहिए तो क्या 0, लेकिन यहाँ 0 नहीं लिखा हुआ है, V नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निश्चित ही कोई ना कोई एसिड यहां पर मौजूद है, लेकिन ये एस्टर है, ये एसिड 0 है मोल, ये अल्कोहल 0 है, तो एसिड है कहां, ये मीन ये जो एसिडिक मीडियम रखा हुआ है तो इसके कुछ मोल होंगे ना, तो मोल ऑफ H+ आयन ये प्रोपोर्शनल होंगे किसके, वॉल्यूम ऑफ एल्कली यूज्ड V नॉट। अब टाइम t पर अगर हम बात करें तो कौन क्या क्या एसिड है, एक तो एसिटिक एसिड आ गया X, और ये भी तो मौजूद होगा, इसकी तो प्रेजेंस में हो रहा है ना, तो कह सकते हैं इसके मोल प्लस मोल ऑफ एसिटिक एसिड प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम t। Vt सिमिलरली इनफाइनाइट टाइम पे ठीक है। अब देखो ध्यान से, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो A प्रोपोर्शनल आ गया V इंफिनिटी माइनस V नॉट, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो A माइनस एक्स प्रोपोर्शनल आ गया V इंफिनिटी माइनस VT, तो इसलिए A अपॉन A माइनस एक्स इक्वल टू आ गया V इंफिनिटी माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई V इंफिनिटी माइनस VT। तो रेट कांस्टेंट K के रिलेशन में ये लिख सकते हैं, तो K विल इक्वल टू 2.303 over T log V infinity minus VT, sorry V naught and V infinity minus VT। ठीक है, ये रिलेशन आ गया हमारा किसका, रेट कांस्टेंट K का। तो अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है जी नहीं बना मिथाइल एसीटेट पहले टेबल आप बना लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन बोल देता हूं।
क्वेश्चन लिख लें, 1 ml of methyl acetate was added to 20 ml of 0.5 normal HCl and 2 ml of the mixture was withdrawn from time to time during the progress of hydrolysis of ester and titrated with a solution of alkali. The amount of alkali needed for titration at various intervals is given below. फिर ये टेबल है, मैं रिपीट करता हूं, 1 ml ऑफ मिथाइल एसिटेट, मिथाइल एसिटेट का मतलब ये होता है, was added to 20 ml of 0.5 normal HCl, मतलब ये जो लेके चल रहे हैं 20 ml of 0.5 normal HCl and 2 ml of the mixture, इस मिक्सचर का 2 ml ले लिया है, was withdrawn from time to time during the progress of reaction या during the progress of hydrolysis of ester and titrated with a solution of alkali, और इसको हम titrate कर रहे हैं किसके सोल्यूशन से, alkali के सोल्यूशन से. The amount of alkali needed for titration at various intervals is given below. तो calculate rate constant या established rate assuming first order kinetics. तो देखिए यहां पर 2 टाइम इंटरवल है, तो हम 2 टी निकाल सकते हैं, मतलब 2 के निकाल सकते हैं, K1 एंड K2 इस रिलेशन का उपयोग करते समय. तो देखिए K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम टी 2.303 ओवर 20 मिनट में लॉग V इंफिनिटी माइनस V नॉट, इससे उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 42.03 माइनस 19.24, ये तो हो गया ये V इंफिनिटी माइनस V टी, 42.03 माइनस 20.73, इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आएगी निकल गई 0.0033 मिनट इनवर्स. ऐसे ही K2 निकालें, अब K2 इस टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 2.303 ओवर 119 लॉग V नॉट माइनस V इंफिनिटी माइनस V नॉट, ये हो गया 42.03 माइनस 19.24 डिवाइडेड बाई ये माइनस ये 42.03 माइनस 26.3. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू will also almost equal to 0.0032 minute inverse. ठीक है, तो कह सकते हैं काइनेटिक्स कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर है, ऑलमोस्ट सेम है वैल्यू. अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.
क्वेश्चन है अपने एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। इन ए रिएक्शन the rate can be expressed as in a reaction the rate can be expressed as तो हाउ आर K1 K2 and K3 related, मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3। अब देखिए ये रिलेशन हम पता कैसे करेंगे। इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर मोल, तो -1/2 2 मोल के लिए निकलेगा तो 1 मोल के लिए डिवाइड करना होगा D N2O5/dt इक्वल टू इसके लिए भी पर मोल प्लस 1/4 D NO2/dt प्लस D O2/dt। अब आप क्या करिए, ये वैल्यूज उठाइए जो गिवन है यहां पर पुट कर दें। तो देखिए इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, K1 N2O5 मीन्स 1/2 K1 N2O5, यहां लिख सकते हैं 1/4 K2 N2O5, यहां लिख सकते हैं क्या K3 N2O5, N2O5 से डिवाइड कर दें तो मामला खत्म, और 4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या है, क्या ट्वाइस K1 बराबर K2 बराबर 4। तो ये एक रिलेशन निकल के आ गया, ट्वाइस K1 बराबर है K2 बराबर 4। ठीक है, अब ध्यान दो इसी चीज को तुरंत करने का तरीका। एक प्रकार से आपको केमिकल रिएक्शंस में हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट K बताएं। इसके रिस्पेक्ट में कितना है K1, इसके रिस्पेक्ट में कितना है K2, इसके रिस्पेक्ट में कितना है K3, और इनके बीच में आपको तुरंत रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो जो रेट कांस्टेंट है सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, उसको आप डिवाइड कर दें रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे, लेकिन रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। तो देखिए यहां पर कोएफिशिएंट कितना है 2, तो K1 डिवाइडेड बाई 2, K2 है डिवाइडेड बाई 4, यहां क्या है K3 डिवाइडेड बाई 1, और इनको जैसे ही डिवाइड करेंगे उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है और सभी को बराबर कर दें।
क्योंकि रेट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट कांस्टेंट के, और पर मोल अगर देखोगे तो वो बन जाएगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम होना ही चाहिए, वही तो आ रहा है, K1/2, K2/4, K3/1। तो तुरंत आपका एक रिलेशन नोन हो जाएगा। फिर देखें क्वेश्चन, इसको नोट कर लें। The rate constant is numerically same for three reactions of first, second and third order. First, second and third ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के क्या है, सेम है, न्यूमेरिकली वैल्यूज की सेम है। The unit concentration being in mole per liter, which reaction would be the fastest and is this true for all range of concentration? मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नोट कर लें। The rate constant is numerically the same for three reactions of first, second and third order respectively. The unit concentration being in mole per liter, which reaction should be the fastest and is this true for all range of concentration? तो देखिए कोई भी रिएक्शन है, ये गिव्स प्रोडक्ट, तो एज्यूम कर लीजिए एक बार फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के रिस्पेक्ट में इसके रेट को हम क्या लिखेंगे, R1 K टाइम्स ए कंसंट्रेशन। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन के रिस्पेक्ट में R2 न्यूमेरिकली वैल्यू रेट कांस्टेंट के की क्या माननी है, सेम कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर 2। थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट R3 की। अब हमें R1 R2 R3 के बीच में रिलेशन देखना है, किस किस रेंज में क्या होगा। तो देखिए इफ concentration of A is equal to 1 हो जाए, then R1 equal to R2 equal to R3 आ जाएगा, ठीक है। If concentration of A greater than 1 हो, अगर A की concentration greater than सबसे ज्यादा होगी, R1 की सबसे कम, तो R3 greater than R2 greater than R1। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज लेस देन 1 होगी, देन ये वैल्यू सबसे कम और ये वैल्यू सबसे ज्यादा, देन R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, ठीक है। ओके।